नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश के संविधान के निर्माता कभी नहीं सोच पाए होंगे डॉक्टर अंबेडकर की उनके नाम से इस देश की संसद में, सबसे बड़ी पंचायत में, जिस संसद के द्वार पे देश के प्रधानमंत्री माथा टेकते हैं, जिस देश की संसद में संविधान की आत्मा बसती है, उस संविधान परिसर में, प्रांगण में, देश की संसद के प्रांगण में इस तरह से हाथापाई, धक्का मुक्की, जूता चप्पल, इस तरह से देश के सांसद, जनप्रतिनिधि, लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये शायद डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा होगा। आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि देश की संसद में क्या इस तरह का व्यवहार अपेक्षित है? क्या अंबेडकर के नाम पे ये राजनीति वर्तमान मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं है? क्या संसद सत्र में जनता के मुद्दों की जगह इस तरह से हर दिन हंगामा सही है? हमारे साथ शिव सिंह भारती, प्रवक्ता बीजेपी के, सुमैया राणा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, अजीत नाहर, राजनीतिक विश्लेषक, कर्मवीर आजाद, अध्यक्ष इंडियन सोशल जस्टिस मिशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम चर्चा की करें उत्तर काल में इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर संसद में जो कुछ हुआ, उस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पक्ष विपक्ष के लोग। सुनिए। ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अंबेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और जमीन पर रहने वाले लोग, गरीबों के भगवान हैं और भगवान की तरह उन्हें हमेशा सम्मान किया, भगवान की तरह पूजते हैं। आज भी गांव गांव आप जाएंगे तो उनके कैलेंडर होंगे, उनकी तस्वीर होगी, उन्हें लोग पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पिछड़ों से, दलितों से, आदि आबादी से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक से और खासकर पीडीए के लोगों से नफरत करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए। आदरणीय है और भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ऐसे नेतृत्व करता है कि जो बाबा साहब के पुजारी हैं, बाबा साहब के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और बाबा साहब के अनुयायियों की भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। और कांग्रेस जब उसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है तो फर्जी मुद्दे उछाल रही है जिसमें कोई तथ्य नहीं है और कांग्रेस पर देश का भरोसा नहीं है। बाबा साहब के अनुयायियों और समर्थकों का तो बिल्कुल भरोसा नहीं। बाबा साहब का सच्चा भक्त कौन है? बाबा साहब पर राजनीति जो हो रही है वो वोट बैंक को साधने की कोशिश है। अंबेडकर को लेकर संसद से सड़क तक क्यों सियासत हो रही है? क्या अंबेडकर के नाम पर ये वोट की सियासत है जिसे हर राजनीतिक दल अपने अपने खाते करना चाहता है? और ये पूरी की पूरी जो सियासत है, इसमें जितना बड़ा वोट बैंक है, क्या इस वोट बैंक के आगे इस जनता के मुद्दे इन राजनीतिक दलों के लिए कहीं कोई जगह रखते हैं? अंबेडकर को लेकर संसद में इतना तूफान क्यों? शिव सिंह भारती जी, रोका जा सकता था? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा होती है? जी बिल्कुल। जिस तरह से आज लोकसभा का दृश्य पूरे भारत में देखा है, पूरा देश देख रहा है, यह गांधी दर्शन की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी धक्का मुक्की पे उतारू हो गई है। किसी का भी, अब देखिए दोनों सांसद आईसीयू में हैं और इस स्थिति में लाकर यह किस तरह का प्रदर्शन करना चाहते हैं लोकसभा के अंदर। लोकसभा नहीं चलने देनी है विषय अलग है,
लेकिन जिस तरह से आप संविधान को लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर राजनीति की उथल पुथल एक अलग प्रकार का एक दृश्य देश में बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है। और जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी लोकसभा के चुनाव होकर गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के प्रतीक उनकी ड्रेस में लोगों को पहनाकर संविधान हाथ में लेकर वोट मांगने का काम कौन लोग कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर कभी वोट मांगने का काम नहीं किया। लेकिन आप देखिए लोकसभा के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाकर लोगों को और मंच से उनको खड़ा करते थे और संविधान की कॉपी हाथ में लहराकर वोट मांगने का काम किया। तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो वोट की राजनीति करते हैं, ये कौन लोग है? ये पूरा देश साफ साफ देख रहा है। बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति बीजेपी नहीं करती, कांग्रेस करती है। डॉक्टर सुधा मिश्रा। जी नमस्कार मीना जी, और पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। इन लोगों को मैं हर बार कहती हूँ कि इन लोगों को जो ये कहे इनको बस वही बात सही लगती है। और आप सभी जानते हैं जिस तरह से देश के स्वतंत्र होने के बाद, आप भी जानती है मीना जी, और जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे कि किस तरह से जब देश के संविधान को बनाने, उसको आगे करने, चीजों को बेहतर करने के लिए किस तरह सबने मिलके और उस मंत्रिमंडल में अंबेडकर जी को शामिल करने के लिए क्या क्या चीजें कैसे कैसे की गई थी। अपने जो पार्टी के थे उनको इस्तीफा दिलवा के अंबेडकर जी को चुनाव लड़वा के कैसे वहां पे सम्मिलित किया गया, ये तथ्य है और तथ्य को कुछ उठला नहीं सकता है। तो बाबा अंबेडकर जी के साथ किस तरह से संविधान और उसके साथ लोगों के जन सरोकार को जोड़ने के साथ जो चीजें की गई और जो सदन में हुआ, जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किया, उसको अगर जब इस तरह पलटेंगे। और दूसरी बात, आप भी जानती हैं कि जिस तरह उनके जिंदा रहते हुए उनकी लाश जला के जो प्रतिरोध दिखाया गया था, आरएसएस के लोग थे, किसको नहीं पता है? कौन बताएगा इस बात को? ये लोगों ने जब संविधान की बात हुई और मनुस्मृति उसमें था, तो इन लोगों ने कहा था कि ये तो अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सब नहीं है, आरएसएस वाले तो लोग थे ही थे। तो ये तथ्य क्या छुपा पाएंगे लोग? इन लोगों को सिर्फ डॉक्टर सुधा मिश्रा, आज जो कुछ हुआ क्या वो सही था? क्या उसे रोका जा सकता था? मीना जी, कल कुछ हुआ लखनऊ में, आसाम में कुछ हुआ, क्या वो रोका जा सकता था? जो हुआ लखनऊ में, एक व्यक्ति जो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने आया था, उसको नहीं रहा आज ना, वो अब उसका नाम लेंगे तो नहीं है, वो ना मृतक है। चाहे वो असम हो, चाहे वो यूपी हो, यूपी का लखनऊ हो। और जो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें जो रोकने की साजिशें करते हैं, ये क्यों हो रहा है? क्या लोकतंत्र की सबसे अच्छी निशानी यही है क्या? या इसके पहले कलराज मिश्रा जी जब सीधे पहुंचे सदन में विरोध करने के लिए, सब लोग सीधे विधानसभा पहुंच के विरोध प्रदर्शन करते थे। कलराज मिश्रा जी उस समय अध्यक्ष थे पार्टी के, भाजपा के। क्या ये तथ्य झुटला देंगे लोग? नुकीले किलों के द्वारा ये जिस तरह बूट मार रहे हैं अध्यक्ष को, जिस तरह ये लोगों पे, हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, वो लखनऊ में देखा नहीं क्या आपने, या कहीं और नहीं देखा? आज की धक्का मुक्की सही या गलत मैं भी पूछ रही हूँ, कल क्या सही था? एक व्यक्ति की जान, 2 व्यक्तियों की जान गई है, क्या वो सही था? और आज अगर कोई अपने सम्मान के लिए किसी ऐसे चीज को नहीं होना चाहिए। सुधा जी, जिस गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी सियासत और राजनीति की, उस गांधी से क्या सीखा कांग्रेस पार्टी ने? ये तर्क देना कि आपने ऐसा किया था तो हम कहाँ गलत हुए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मीना जी, ना मैं उसी पे हूँ और हम उसी को काम कर रहे थे, हम शांति पूर्वक ही कर रहे हैं। लेकिन जब किसी की जान जाती है ना, तभी गांधी जी ने कहा था करो या मरो, वो भी आपको याद होगा। उन्होंने कहा था अहिंसा परमो धर्मो में साथ चलना है, लेकिन करो या मरो करना पड़ेगा ना। कैसी आप बात कर रही हैं? एक व्यक्ति नहीं है, मैंने कहा ना, कल हमारे साथ प्रदर्शन में थे, वो प्रदर्शन में थे, वो नहीं है प्रभात पांडे जी। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जहां से लौट रही हूँ, हम लोगों को वो मेरे रिश्तेदार में आते हैं, गोरखपुर के हैं। मतलब ये कितनी दुखद हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ हो और आज नहीं है। आप समझ सकती हैं कि मैं इस प्रदर्शन में थी और जो व्यक्ति गया है वो मेरा जानने वाला है।
और ये लोग बैठ के जी, इस पर बातें करते हैं, धक्का मुक्की भी बात कर रहे हैं। क्यों ऐसी चीजें हो रही है, मुद्दा धक्का ये मुक्की है क्यों करनी पड़ रही है, मधुसूदन मिश्रा, धक्का मुक्की मुद्दा क्यों ये करनी है पड़ रही है, पूछिए इनसे। इसका जानने वाला है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि जो हुआ है वो बहुत दुखद है, वो नहीं होना चाहिए, बहुत अफसोसजनक है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, जो अफसोसजनक हुआ उसके बाद जिस तरह की संसद से तस्वीरें देखने को मिली, करमवीर आजाद जी, बाबा साहब देख रहे होंगे, अगर हमारे यहाँ पर चर्चाएं होती हैं, ईश्वर नाम की कोई सत्ता है और ऊपर से सब देख रहे हैं, तो क्या सोच रहे होंगे बाबा साहब? पहली बात, डॉक्टर मीना जी, मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब देख नहीं रहे होंगे। बाबा साहब विचारों में जिंदा है, बाबा साहब की आत्मा नहीं है। क्योंकि बाबा साहब, आपको पता है कि बाबा साहब पूरी तरह से इन सब प्रथाओं को मिथ्या साबित करने के लिए पूरा जीवन अर्पण कर दिया। तो ये चीज तो आप बोलना भूल जाइए कि बाबा साहब देख रहे होंगे। बाबा साहब देख नहीं रहे हैं। आज जो प्रथा चल रही है, मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, आज उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से हमारा भारत देश चल रहा है। और उसी संविधान की आलोचना करके जो भी अभी जिस तरीके से उसका वायलेशन, उसका उल्लंघन करके किस तरीके से ये राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है मीना जी, बहुत कष्ट होता है। डॉक्टर मीना जी, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में जब दीक्षा भूमि में दीक्षा ले चुके थे, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, और दीक्षा भूमि में उनसे उनके समर्थक मिलने आ रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बाबा साहब के चरण को पकड़ लिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय ऐसी अवस्था में थे कि जब वो लाठी लेकर के चलते थे और उन्होंने उसी लाठी से एक लाठी उस व्यक्ति को मारा, तो पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा कि बाबा साहब, ये तो आपका सत्कार कर रहा था, आपका सम्मान में आपका पैर छू रहा था, आपने इसको डंडा क्यों मारा? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्टेटमेंट थे, डॉक्टर मीना जी बड़े गौर से सुनिएगा, कि जिस व्यवस्था को तोड़ने के लिए मैंने अपने चार संतानों की कुर्बानियां दी, वही व्यवस्था, क्योंकि अंबेडकरवाद में आडंबरवाद जिस तरीके से घुसता चला जा रहा है, ये गलत। जिस महापुरुष ने पूरा जीवन, पूरा अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसके नाम पे जिस तरीके की राजनीतिक, एकदम तुच्छ राजनीति जिसे कह सकते हो रही है, उसके नाम को लेकर के आज जो मूलभूत आवश्यकताओं को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, उनके जो वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति न करके आज अंबेडकर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अरे कितने कैसे लोग हैं भाई? जिस अंबेडकर ने इस आडंबर का विरोध किया, उसी अंबेडकर को आडंबर में बांध करके आप दुनिया भर की ड्रामा और नौटंकी कर रहे हैं। जी, जी, ये अजीत नाहर जी, जी। अंबेडकर की आत्मा, आज करमवीर आजाद जी ने कहा, जो कि समझ में भी आता है कि अंबेडकर जी। जिंदा है, लेकिन अंबेडकर को जिंदा रखने के लिए राजनीतिक दलों ने जो हथियार बनाया है, और अंबेडकर जी। को जिंदा रखने के लिए वोट बैंक की जो सियासत हो रही है, किसको फायदा, किसको नुकसान इस पूरी सियासत में आपको दिख रहा है इस वक्त? नहीं, ये डिवाइडेशन हो रहा है, इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है, इस देश को नुकसान हो रहा है। ये देश को विभक्त कर देगा। अलग अलग विचारधाराएं इस देश की आत्मा रही है, इस देश की ब्यूटीफुलनेस, इसकी खूबसूरती ये रही कि अलग अलग विचारधाराओं का एक जैसा सम्मान मिलता रहा है। लेकिन अब अलग अलग विचारधाराओं को दुश्मन बना लिया गया है। जो पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं, राजनीतिक दल नहीं, दो दुश्मन देश हो गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आप देखिए कि सारी पार्टियां, मैं किसी एक व्यक्तिगत या किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, यहाँ सभी पार्टियां कहीं ना कहीं शामिल है, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन सभी शामिल हैं। चाहे अम्बेडकर जी की बात हो, चाहे गांधी की बात हो, चाहे पटेल की बात हो, ये आप देखेंगे इन सबके नामों पर राजनीति तो हो रही है, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। तो ये इस चीज से हम छुटकारा कैसे पाएंगे? सबसे बड़ा जटिल प्रश्न इस वक्त देश के सामने ये है कि हम इन सबसे कैसे छुटकारा पाएंगे। जितनी नफरतें बढ़ रही है, नफरत ही तो है, जो हुआ वो नफरत ही तो था। अम्बेडकर जी को क्या कंपैरिजन करने की अमित शाह जी को जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी।
तो एक गृह मंत्री, देश की गृह मंत्री को अपने शब्दों पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका बोला गया पूरा देश सुन रहा है। उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या परिणाम होंगे, यह आप देख ही रहे हैं। कितना दुखद परिणाम हुआ, लोगों की जान जा रही है। इस देश में प्रदर्शन और आंदोलन तो इस देश का हिस्सा रहे हैं। इस देश की आजादी में आंदोलन, प्रदर्शन यही हिस्सा रहे हैं। आप गांधी जी का पूरा आजादी का आंदोलन देखेंगे तो सिर्फ बातों से या अपने कृत्यों से ही तो उन्होंने ये देश को आजाद कराया है। उन्होंने कौन सी वहां पर हिंसा की थी? अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, तो उसी पर तो देश आजाद हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ में क्रांतिकारियों को भी अपना योगदान रहा होगा, अंबेडकर साहब का भी अपना योगदान रहा इस देश को बनाने में। सबसे महत्वपूर्ण संविधान उन्होंने बनाया। उसमें अब जो चीजें हो रही है, संविधान को बदलने की जो प्रक्रिया है, निश्चित रूप से इस देश के जो बहु वर्ग है, जो ज्यादा सारे जो समाज है, वो उनको तकलीफ दे रहा है। अब उसको रोक नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। जो इस वक्त सरकार कर रही है, जो पूरा कंट्रोल इन्होंने हर चीज का अपने हाथों में ले लिया है, ये सबसे बड़ा कारण है। उस कंट्रोल से अब आप देखेंगे सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, जनता भी झटपटा रही है। पिछले आप चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे और किसी चीज को लेकर के आंदोलन, पूरा देश इस वक्त झटपटा रहा है। इस बात को शायद सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, और वो अपनी चीजों को थोपने का प्रयास सतत करती आ रही है और आगे और ज्यादा कर रही है। ऐसा लग रहा है आने वाले 2-4 सालों में हम लोगों का क्या होगा, ये स्थिति तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आपने कहा सरकार को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ? पर यहाँ पर जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा बनती है, जो मैंने बिल्कुल पूछा था। तो छोटा सा एग्जाम्पल है, मोदी जी ने एक उदाहरण दिया था अभी कि इंदिरा गांधी ने ये बयान दिया था कि अगर राज ना कर सको तो अराजक बनो। इसका मतलब है कि मोदी जी उस स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने अगर गलत किया आपातकाल को लगा करके, तो क्या आप अपने आपातकाल, जो अघोषित आपातकाल चल रहा है, क्या उसको सही साबित करना चाहते हैं? इंदिरा गांधी को क्या आप फॉलो कर रहे हैं? क्या नेहरू को अगर नेहरू की कोई गलती रही है अपने भूतकाल में, तो क्या आप उसको फॉलो करके अपने आप को सही बताना चाह रहे हैं? आप उन चीजों से अपने आप को कंपेयर कर रही, कांग्रेस ने ये गलती की थी इसलिए हम भी कर सकते हैं। तो ये आपको कोई लाइसेंस दे रहा है कि कांग्रेस की गलती, आपकी गलती छुपा दी जाएगी? आपसे प्रश्न आज के संदर्भ में पूछा, आज आप सरकार हैं, तो आज आपसे पूछा जाएगा, चाहे कांग्रेस पूछे, चाहे पत्रकार पूछे, चाहे जनता पूछे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कांग्रेस ने भी ये किया था इसलिए हम भी करेंगे। तो ये कौन सी बात हो गई? कांग्रेस ने गलती की इसलिए आप भी करेंगे, तो ये तो एक परिपाटी हो गई। पिछले आप देखेंगे 10 सालों में, मतलब सत्ता पक्ष का तो ये जवाब होता है कि कांग्रेस ने भी तो ऐसा किया था इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है ना, आपको लाया ही इसलिए ले गया कि सब चीजों को ठीक करना है। आप ठीक करने के बजाय आप उनकी गलतियों को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी गलतियों को आप स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। 100% की बात है ये कि आप कांग्रेस को कोसते थे, कांग्रेस की गलतियों को स्वीकार किया, इसलिए तो आपको सत्ता में लाए। अब आप वही बात दोहराएं सत्ता में आने के बाद कि कांग्रेस भी ऐसा करती थी, तो आपके लिए भी सत्ता में आने के बाद कांग्रेस यही कहेगी कि बीजेपी भी ऐसा करती थी। आप उस चीज की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देख लीजिए आप सारे विपक्षी नेता। जी जी, आप बोलिए, आप कटन। सारी चीजों को धता बताकर और आपने झूठ फैलाकर लोकसभा के चुनाव में आपको लगता है कि आपने वृद्धि कर ली, तो आप पूरा जो जितना भी चुनावी परिदृश्य है उसको आप नॉर्मल डेज में भी आपको लगता है कि हम संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये सब बात करेंगे। ये सब बातें करके कांग्रेस क्या करना चाह रही है? इसमें कहाँ हमने नेहरू कहा, कहाँ हमने गांधी कहा, कहाँ हमने कांग्रेस की पुरानी बातों को याद दिलाया? लेकिन कभी कभी जब बातें निकल कर आती है तो आईना दिखाने का भी काम किया जाता है, आईना दिखाने का भी काम किया जाता है। तो हम जैसे आज जब कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है, अभी हमारे चाहे अजीत नाहर जी हो, चाहे करमवीर आजाद जी हो, दोनों लोगों ने कहा कि संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लेकिन इनके स्वयं प्रतिरोधक जब कहते हैं कि ये सबसे बड़ा झूठ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का रचयिता कहा जाएगा, तो अगर आप कहेंगे ये बातें आप क्यों उठा रहे हैं, तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान की बात करते हैं, बाबा से संविधान के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आपके मन की बात जो है वह आज भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है, अगर आप कह रहे हैं तो उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी ना। आपको भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा करके या संविधान की चर्चा करके आज कांग्रेस पार्टी करना क्या चाहती है? आज देश का सदन चल रहा है, देश के सदन में विभिन्न मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन हो रही है क्या? विपक्ष करने दे रहा है क्या? ये मुद्दों पर बात कौन करेगा?
मुद्दों वही में मैं बात कहता का जवाब हूँ। कौन देगा? सरकार है, विपक्ष। आज आज शिवसेना आज भारती जी, हम भी तो ये आज कह रहे हैं, मुद्दों कांग्रेस में ने बात होनी चाहिए। आज कांग्रेस अरे आज शिव कांग्रेस सिंह ने जो भारती किया जी, आज पूरे देश ने देखा है। आप ही बताइए, गृह मंत्री जी ने मुद्दों पे बात क्यों नहीं की? अम्बेडकर जी का नाम लेने की जरूरत थी क्या उनको? मुद्दों की बात करनी थी ना उन्हें, शुरुआत तो वहीं से हुई अरे ना। पिछले आप क्यों? अरे आप सदन जब देखिए, से मोदी जी के सदन 10 जब में से से चल 9 रहा बयानों में सदन जब से सिर्फ चल रहा गांधी है गांधी विपक्ष क्या गांधी कर होते रहा हैं, नेहरू 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 होते हैं। मोदी जी के 10 बयान में से 9 बयानों में गांधी नेहरू के अलावा कुछ होता है क्या? आप ही बताइए। चलिए मैं रिकॉर्ड निकाल के देता हूँ आपको। एक भी बयान ऐसा नहीं जो गांधी नेहरू के कोसने के अलावा कुछ हो। तो आप ही बताइए कि क्या जवाब दिया जाएगा? विपक्ष क्या जवाब देगा वहां पर? और विपक्ष क्यों जवाब देगा? विपक्ष तो अभी सवाल करेगा ना भाई। विपक्ष और जनता सवाल अरे करेगी, जवाब तो सत्ता पक्ष ही देगा ना। सवाल बिल्कुल तो सत्ता पक्ष कहाँ भाग रहा है? सिंह सत्ता पक्ष भारती जवाब जी, देने हमें के लिए तैयार खड़ा है। भाग ही तो रहा है, सवाल जवाब सत्ता कहाँ दिए जा रहे हैं? जवाब ये कहते हैं कांग्रेस ने गलती की है, जवाब देते हैं आप तो। जवाब ये कि नेहरू इंदिरा ने गलती की है, इसलिए ये गलती हो रही है। इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है। आपको एक प्रॉपर जवाब बता दीजिए पूरे 10 सालों में, तो मैं मान जाऊंगा। ये एक जवाब नहीं है प्रॉपर। आज 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 तो वर्तमान को संवारना सजाना तो आज की सरकार का काम है ना। इतिहास में जो गलतियां हुई उन्हें करेक्ट करना भी आज की सरकार का काम है। इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से डीलिंग की, जिस तरह से ध्रुवीकरण किया, जो आप आरोप लगाते रहे, आपको ठीक करना है ना उसको। बिल्कुल विकास के नाम पर भारतीय शिव जनता सिंह जी, पार्टी सवाल की मेरा सरकार उसको आपसे, ठीक करने का काम करे। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझसे पूछा आपने मीना जी। मीना जी आवाज आ रही है काफी मेरी? समय लग रहा है शिव सिंह भारती जी। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल आ रही है इधर मुझे दंगल आपकी से आवाज। नहीं है आप। शिव सिंह भारती जी ने बहुत बिल्कुल आ रही है। शिव सिंह भारती कुछ शिव तकनीकी सिंह परेशानी। भारती जी शिव सिंह भारती जी एक बहुत जी अच्छी बात कह बोलिए। रहे हैं। शिव सिंह भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुद्दों की बात। और मुझे ये बता दें किस किस मुद्दे पे ये चर्चा किए? रोजगार पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, या फिर देश की जो लॉ एंड ऑर्डर पे, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, गरीबी उन्मूलन पे, ये किन किन मुद्दों पे आप बात करने के लिए तैयार हैं? आप केवल बात किसके लिए करने के लिए तैयार हैं? हिंदू मुसलमान पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, आप किस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए? केवल यहाँ पे मस्जिद नहीं थी, यहाँ हिंदू का मंदिर था। यहाँ ये जो है कुतुब मीनार जो है ये हिंदुओं की विरासत है। ताजमहल भी हिंदुओं की विरासत है। ये जो परसेप्शन आपने आपकी आपकी सरकार का है, मैं बड़े विनम्रता पूर्वक आपसे केवल जवाब लेना चाहता हूं। जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है महंगाई का क्या कारण है, बेरोजगारी का क्या कारण है। आज जो है हमारे गांव गिराव के बच्चे जो पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उसका क्या कारण है। ये सरकारी विभागों को जो बेचा जा रहा है उसका क्या कारण है। जितने भी आपके पास जो भी सरकारी विभाग है सबको पीपीपी मॉडल पे दिया जा रहा है, उस पे कोई बात नहीं, कोई डिबेट नहीं। एक चीज मुझे और बता दीजिए, आपके यहाँ पर जो पीपीपी मॉडल छोड़िए, आपने सारे विभागों को प्राइवेट के हाथ, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक सिंगल विभाग मुझे आप गिना दीजिए जहां पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो होती हो। और मैं दावा कर रहा हूं एक सिंगल विभाग भी नहीं है जहां पे जीरो टॉलरेंस की आपकी जो पॉलिसियां हैं ये है क्या। तो ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात अंबेडकर है, मुद्दे के बाद गांधी है, मुद्दे की बात पटेल है, मुद्दे की बात इतिहास है। हमारा भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ करना ये आपके पास मुद्दे की बात है। जी जी, सत्तारूढ़ दल पर अगर इतने सारे सवाल उठते हैं और सत्तारूढ़ दल इतिहास की गलतियों को याद दिलाकर वर्तमान को ठीक करने से बचता है, तो ये समझ लेना चाहिए सत्तारूढ़ दल ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है।
कांग्रेस पार्टी इसकी गवाह है। कांग्रेस पार्टी से बेहतर इस बात को कौन समझेगा कि आप जनता को जब भ्रमित करेंगे तो फिर जनता आपका साथ छोड़ देगी। बीजेपी कितने समय तक इस बात को कांग्रेस पर आरोप लगाती है या कांग्रेस की गलतियां याद दिलाती है, और जनता कितने समय तक उनको याद रखना चाहती है, और कितने समय तक देश के प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल से सुनना चाहती है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन विषय ये भी है डॉक्टर सुधा मिश्रा कि जो काम आपने किया, आज अगर सत्तारूढ़ दल भी वही कर रहा है, उनको तो उनका जनता बता देगी क्या करना है, लेकिन आपको क्या करना है? विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है इस वक्त? विपक्ष, क्योंकि अगर सत्तारूढ़ दल संसद चलाना नहीं चाहता है और विपक्ष इस तरह का अवसर देकर एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाहता है या खड़ा कर रहा है, तो उससे क्या फायदा विपक्ष को होगा? सत्ता पक्ष का संसद नहीं चलने देने का मकसद पूरा जरूर हो रहा है। मीना जी, दिक्कत इस बात की है कि जो प्रश्न पूछना हमारा काम था जनता के मुद्दों पर, उन प्रश्नों की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। और जब भी आप प्रश्नों को लेके आते हैं तो आपको प्रश्न न पूछ जाए, कल का प्रदर्शन हो या आज। आखिर अंबेडकर जी का इस तरह नाम लेना, अगर ये लोग कह रहे हैं, बैठे प्रवक्ता भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत सही किया, हम विरोध ना करें। ये जानबूझ के ऐसी चीजों को ले आते हैं और हमारे पास में क्या है मीना जी, सिवाय विरोध करने के, सिवाय जनता की चीजों को लाने की। मैं हर बार कहती हूँ कि जब मैं नहीं थी उस समय क्या हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन मैं ये सीख सकती हूँ कि मुझे क्या नहीं करना है। अगर गलतियां हुई है, मैं हर बार कहती हूँ कि जो गलतियां पिछली हुई हो, चाहे जिसने किया हो, उनसे हमें सीख लेके आज के वर्तमान को बेहतर करना है कि नहीं करना है। ये सवाल जब हम करने जाते हैं तो सीधे हमारे साथ ऐसे प्रश्नों को लाके ऐसे करने की कोशिशें होती हैं जो आज के प्रश्न है ही नहीं। धर्म का मुद्दा मेरा अपना है, मैं करूं ना करूं मेरे ऊपर है। मैं ये कह दूं तो मुझ पे लांछन और जो शब्दों का प्रयोग आप जानती हैं। मैं पूछ लूं कि रोजगार, हमारे जो बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ, जिम्मेदारी मेरी है ना कि मैं वो प्रश्न खड़े करूं, लेकिन उन पे कहेंगे अरे अपना देख लो आपने क्या किया। तो जब ऐसी सरकार का सामना आप कर रहे हो मीना जी, वहां पे हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? लोकतंत्र में विकल्प होता था पहले कि हम ये कर सकते हैं। लोकतंत्र पे जब तानाशाही हावी होती है, इन्होंने सारे कल के किले, अगर मीना जी आपने देखी होती, इन्होंने नए नए बैरिकेडिंग बनाए। मतलब जो बैरिकेटर लगते हैं उसकी जगह पे नए बनाए गए नुकीले ऐसे भाले वाले कि आप उस पे पकड़ भी नहीं सकते हैं। जो बूट पहने थे जो पुलिस वाले, जो उनके जिनके लोग थे लखनऊ में जब मैं थी वहां पे, ऐसी तैयारियां अगर कहीं अपराध जो क्षेत्र होते हैं ना, हमें लगता है कि हो सकता है, वहां क्या था, तो आप यकीन मानिए इस देश में, प्रदेश में कहीं अपराध ना हो। अगर जनता के अंदर ये चला जाए समाचार, ये न्यूज पहुंच जाए कि हमारी सरकार बहुत चुस्त दुरुस्त है, तो कोई अपराधी अपराध नहीं करेगा। लेकिन इनकी चुस्ती दुरुस्ती कहाँ पे है? जहां पे जनता के सवाल है, जहां अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता के मुद्दे हैं, वहां कोई चुस्ती दुरुस्ती नहीं है। वहां पे सो रहे हैं, अपराध होता है, संज्ञान हम लेंगे तो ये सोचेंगे, ये करेंगे कुछ नहीं। हमेशा वर्तमान में अगर आप नकार में हैं तो मीना जी, आज नहीं, आज के 20 साल बाद की जनता, जो जनसंख्या है ना, जो बच्चे आज के हैं, प्रश्न खड़े करेंगे कि आखिर विपक्ष के प्रश्नों को उत्तर ना देखें। नाहर जी, देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुना और बीजेपी के प्रवक्ता को भी। बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाकर जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच निकल रहे हैं, और कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी लाचार नजर आ रही है कि सत्ता पक्ष ने उन्हें, विपक्ष को कितना लाचार बना दिया है। अजीत नाहर जी, बड़ी विकट स्थिति है देश में। आज ही हमारे एक बीजेपी के मित्र, उन्हीं का फोन आया था, तो मैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि समय थोड़ा बदल चुका है और वो भी चाह करके कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कंट्रोल इस वक्त में सत्ता पक्ष के मुख्य लोगों के हाथ में, वो बहुत ही खतरनाक कंट्रोल है। वो कंट्रोल निश्चित रूप से बहुत आने वाले समय में खतरनाक होने वाला है। ऐसे ही कंट्रोल जिन देशों को आपने टूटते हुए देखा होगा, रशिया से लेकर के तो तमाम, वो सारे देशों में इस प्रकार का ही कंट्रोल रहा है। तो ये कंट्रोल की बात है, बहुत बड़े डिबेट की विषय है, यहाँ पर वो चीज तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आने वाले समय हम सबको बहुत सोचना होगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। 30 से भी ज्यादा देशों से मिला हुआ एक देश भारत है, जिसमें इतनी सारी हजारों कम्युनिटीज है, हजारों भाषाएं हैं, हजारों तरह के लोग हैं, लेकिन वो सब मिलकर के इस देश में एक साथ रहे हैं सदियों से और आज भी रह रहे हैं। क्या उनको दो भागों में डिवाइड नहीं किया जा रहा है? इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट बैंक है, मुझको लगता है 28 से 30% का ऐसा वोट बैंक तैयार हो चुका है जो मरने मारने पर उतारू है इस वक्त में। जो आने वाले समय में
क्या करेगा नहीं पता। और जो बाकी के जो वो लोग हैं वो लाचार नजर आ रहे हैं। देखिए आप सुधा जी की बात से समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, विरोध के अलावा क्या कर सकते हैं। बात शुरुआत विरोध से ही होगी, विरोध के बाद का आगे का प्लान रेडी करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जितने भी लोग हैं जो इस देश को चाहते हैं, इस देश की आत्मा को चाहते हैं, इस देश की जो पूरा जो अभी तक रहा है, आप अटल जी तक भी सोचेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी में, तो एक अलग ही समय था। लेकिन अभी का जो समय है, बिल्कुल मैं निश्चित रूप से यहाँ बोल रहा हूँ खुल करके, ये समय ठीक नहीं है और आने वाले समय में हम सबको इसके परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में कि 30 तरह की विचारधाराएं इस देश में उभर करके आ जाए, सब लोग अपनी अपनी बात, क्योंकि संघीय व्यवस्था तो थी, ये राज्य की संघीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ राज्यों का समावेश हुआ है एक देश के रूप में। कोई देश पहले तो था नहीं, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था, सारी राज्य सरकारें थी। आप देखेंगे सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। अम्बेडकर साहब ने एक ऐसा संविधान दिया जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। उन्हीं अम्बेडकर साहब के सम्मान में इतनी सारी बढ़िया बातें की। सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, तो आने वाला समय क्या आप सोच सकते हैं, राजनीति के कारण या अपने वोट बैंक के कारण सब लोग अपना फायदा तो उठाते रहेंगे। अजीत नाथ जी, अम्बेडकर कर्मवीर आजाद जी की भाषा में कहें तो अम्बेडकर की आत्मा आज भी जिंदा है। यानी कि जी इसका मतलब ये है कि हमारे देश के नागरिक जो हैं वो उस संविधान की आत्मा को बेहतर समझते हैं। अगर जी हिंदुस्तान के नागरिक उस आत्मा को बेहतर समझते हैं, शायद यही कारण है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो एक ही साथ अस्तित्व में आए थे, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो ऐसे में ये जी जी मुश्किल दौर से बता रहे हैं, या जिसे कंट्रोलिंग आप बता रहे हैं कि ये आज की बीजेपी बहुत नियंत्रण केंद्रीकृत रूप से काम कर रही है। लेकिन इस देश के नागरिकों का मिजाज समझते हुए लगता नहीं है कि हम जिन देशों की तुलना या जिन देशों का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, वैसे जी हालात हिंदुस्तान में हो पाएंगे अगर हमारे देश के नागरिकों ने थोड़ा सा भी मैच्योरिटी से अपने मताधिकार का परिचय दिया, और दिया भी है। इतिहास गवाह है, इंदिरा गांधी की सत्ता भी गई थी और उसके बाद बहुत सारे ऐसे उदाहरण, नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत सारे उसके सपने भी इस हिंदुस्तान की जनता ने देखे। वो सपने पूरे उसके लिए हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी इस देश की जनता को तय करना है। तो उन सपनों को पूरा करने के बीच में जो रास्ते अड़चने जो सत्ता पक्ष के द्वारा खड़ी की जा रही है, विपक्ष जिनको मुद्दे बनाने का प्रयास कर रहा है, और अगर विपक्ष को बोलने की, मेरा तो बहुत व्यक्तिगत ये मानना है इतने अनुभव के बाद अजीत नाहर जी, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विपक्ष आवाज उठानी चाहे तो आवाज उठाई नहीं जा सकती। दरअसल विपक्ष भी अपने अपने हितों में उलझा हुआ है, इसलिए विपक्ष भी उस तरह से आवाज उठा ही नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने सवाल किया था कि विपक्ष इतना जी जी मजबूर और लाचार कैसे है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि अम्बेडकर के नाम पर एक बार फिर से इस देश के नागरिकों को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, या यूं कहें वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर जनता का ध्यान जो भटकाया जा रहा है जिस किसी के भी द्वारा, सत्ता पक्ष विपक्ष, इस देश के नागरिकों को ये तय करना है कि उन्हें क्या इस भटकाव में भटकना है या फिर इस देश के संविधान की आत्मा को जानते समझते हुए आगे बढ़ना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।